ओके जी। लास्ट सेशन है हमारा जी रिगार्डिंग ये जो प्रैक्टिकल का हमने एक छोटा सा आगाज़ किया था। आज बस थोड़ा सा ओवरव्यू है सब चीज़ों का, जो हमने चीज़ें देखी थी उसकी एक समरी है इनकम टैक्स के हवाले से कि हमने अभी तक क्या क्या इसके अंदर देखा। और फिर एंड पे आपके जो सवाल होंगे वो प्रैक्टिकली जिस तरह के भी होंगे जो आप क्लास में नहीं पूछ पाते, या आपको ये उस पर जवाब दे दिया जाता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, वो जवाब हम आपको देंगे आज। तो बात शुरू हुई थी जी इनकम टैक्स के रिटर्न से, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट हेड्स होते हैं जी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग हेड्स हैं, और सैलरी में से चूँकि आपको कोई भी एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक्सपेंस का टैब नज़र नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर रिसीट डिडक्शंस दोनों होती हैं, और इसलिए इस टैब में आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बिज़नेस के अंदर भी ऐसे ही है। बिज़नेस एक सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो टैब है, जिसके अंदर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, जिनका डाटा सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात होती है, स्टॉक की बात होती है, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। फिर अदर रेवेन्यूज़ के अंदर नॉर्मली जो लोग सर्विस बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात होती है, तो ये सारा सर्विस बिजनेसेस के अंदर है। ये एक्सपेंसेस का टैब है जी, जो भी एडमिन सेलिंग किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में आपने इसके अंदर ऐड करने होते हैं। और ये इन एडमिसिबल और एडमिसिबल जो है, इसका ताल्लुक उसी कैलकुलेशंस के साथ है, क्योंकि आप जो इसके अंदर चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, वो एज़ पर डाल रहे होते हैं अकाउंटिंग। तो और इसमें मोस्टली डेप्रिसिएशन वगैरह का फ़र्क होता है, जो टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह की चीज़ें होती हैं, अमोर्टाइजेशन होती हैं, वो सिस्टम इस टैब में खुद ब खुद ऐड बैक कर देता है जो ऐड बैक होनी होती हैं, और ऑटोमेटिकली वो उनको लेस कर देता है जो टैक्स की चीज़ें होती हैं। तो जो आप न्यूमेरिकल में वो करते रहे हैं कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चीज़ों को शुरू करते हैं और फिर उसमें ऐड कर देते हैं अकाउंटिंग वाली चीज़ें और टैक्स वाली लेस करते हैं, वो ये वाला टैब जो है वो ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, तो मेन आपने जो फिलअप करना होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का है और अदर रेवेन्यूज़ का है, एक्सपेंसेस का है। यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली लेस होती हैं। और टैक्स की डेप्रिसिएशन कहाँ पे ऐड होगी, ये ऊपर टैब बना हुआ है डेप्रिसिएशन का, जहाँ पे आप तमाम उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक होगी बात। ये अमोर्टाइजेशन का टैब है, यहाँ पे आपने अमोर्टाइजेशन जो है वो ऐड करनी होती है। तो यहाँ से सिस्टम ऑटोमेटिकली चीज़ें पिक करता है और यहाँ पे लाके उनको लेस कर देता है और पी कैलकुलेशन का हिस्सा बना देता है। ये कैपिटल गेन है और ये अदर सोर्सेज है, एग्रीकल्चर और फॉरेन सोर्सेज। अगर आपने बाहर के मुल्क से कोई इनकम कमाई है तो यहाँ पे जस्ट आप उसकी कैलकुलेशन मैनुअली करके, जिस तरह से आप पेपर पे करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैनुअली करके आप वो इनकम यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज के टैब में लिख देंगे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ ली हुई है कि लोकल पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम डिफरेंट होती हैं, वो सेम हेड कंसिडर नहीं होता। एग्रीकल्चर आपको पता है टोटली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद ये टैक्स चार्जेबल का टैब था, जिसके अंदर सब बातें थी। हमने डिडक्टेबल अलाउंस भी देख लिया था। टैक्स चार्जेबल जो है इसके अंदर कंप्यूटेशन होती है, जो आपके कोर्स में फ़िलहाल नहीं है। किसी वजह से आपका टैक्स रिडक्शन हो गया, जिसमें से आपने फुल टाइम टीचर पढ़ा हुआ है, वो आप यहाँ पर रिडक्शंस में लिखते हैं। टैक्स क्रेडिट चैप्टर 6 है आपका, जिसमें चैरिटेबल डोनेशंस, अप्रूव पेंशन फंड और ये तमाम चीज़ें आती हैं। एडजस्टेबल टैक्स और फाइनल टैक्स, ये एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो कि आपको सीफैब में पता लगेगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एडजस्टेबल टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो एनटीआर में आते हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और फाइनल के अंदर वो टैक्सेस होते हैं जो कि सेपरेट ब्लॉक या एफटीआर रिजीम में आते हैं। बस इतना फ़िलहाल काफ़ी है। तो जो टैक्स जहाँ से रेलेवेंट है वो आप उस टैब में जाके लिखें, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके तमाम हेड्स की इनकम कंप्यूट करके, तो यहाँ पे वो जिसे आप न्यूमेरिकल का चेहरा कहते हैं वो बना देगा। ठीक है, कुछ बातें हैं जो कि अब सम अप करने के लिए ज़रूरी हैं। अब आपने चूंकि सेल्स टैक्स का भी देख लिया, इनकम टैक्स का भी देख लिया है। देखिए, वैसे तो ये दोनों कानून डिफरेंट हैं, इनकम टैक्स भी डिफरेंट है और सेल टैक्स भी डिफरेंट है, कानून डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों को इंप्लीमेंट एफबीआर ही कर रही होती है, दोनों एफबीआर के अंडर आ रहे होते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक शख्स जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर सेल्स अपनी हर महीने की 100 रुपया दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि साल के आखिर में 12 महीनों की उसकी 1200 की सेल होगी, जो एज पर सेल रिटर्न दिखा रहा होगा। अब जब वो साल की इनकम टैक्स रिटर्न फिल करेगा तो बिजनेस के अंदर जो सेल दिखाएगा वो भी तो 1200 होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? अगर वो वहाँ पे 1600 लिख देता है तो 1 मिनट में आपको नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से कि भाई आप अपनी 12 महीनों की सेल टैक्स रिटर्न में कहते हैं कि आपने 1200 की सेल किया, जबकि आप अपनी इनकम टैक्स में कह रहे हैं कि जी आपकी 1600 की सेल है, तो आप ही बता दें कौन सा ठीक है। अब अगर आप सेल टैक्स को ठीक कहते हैं तो यहाँ पे फंसते हैं, अगर आप इसको ठीक कहते हैं तो वहाँ पे फंसते हैं। तो इसलिए ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक तो ये चीज़ है जो कि लिंक करने के लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा जो स्टॉक होता है बेसिकली उसको बड़े ध्यान से देखना होता है। इन्वेंट्री को होता यूँ है कि जब आप सेल टैक्स रिटर्न फिल कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि आप अगर आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं तो आपका स्टॉक भी तो कम हो रहा है ना। तो सिस्टम के अंदर एक जगह होती है, प्रोविजन होती है, जहाँ पे आपने जो स्टॉक आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने लिखना होता है।
तो आप ज़ाहिरी बात है अगर तो सेल मुकम्मल दिखा रहे हैं, पूरी सेल दिखा रहे हैं, जो कि आपको दिखानी भी चाहिए पूरी सेल, तो अगर आप पूरी सेल्स दिखा रहे हैं उसके अंदर, तो स्टॉक भी तो पूरा ही कम करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी होगी एज़ पर सेल टैक्स रिटर्न, जो उसके अंदर इन्वेंट्री की आ रही होती है वैल्यू, और जो फिजिकल पड़ी होगी वो मैच होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हरकत कर रहे हैं सेल के अंदर, आप अपनी सेल कम दिखा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि फिर आप जो इन्वेंट्री में कमी दिखाएंगे वो भी कम दिखाएंगे। इट मीन्स के एज़ पर रिकॉर्ड आपका स्टॉक ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि आपने सेल ही नहीं शो कराई हुई, स्टॉक ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन एज़ पर फिजिकल वो कम होगा। तो इसीलिए जब एफबीआर को थोड़ा सा भी आप पे डाउट होगा, वो आके छापा मारेंगे, रेट करेंगे, और रेट करने के बाद जब वो दोनों चीज़ों को मैच करेंगे एज़ पर रिकॉर्ड्स और एज़ पर फिजिकल रिकॉर्ड्स, वो दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं होंगी, तो वहाँ पे आप फंसेंगे। तो इसीलिए एक ये स्टॉक का जो है वो बड़ा ख्याल रखा जाता है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा इवेंट है, या अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ पे ना कैश में बहुत ज़्यादा काम वगैरह चल रहे होते हैं। ये लैपटॉप पे कुछ हुआ है, किधर कुछ हुआ है? ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कैश में बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। कैश में क्यों चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को पकड़े ही तब जाते हैं जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। अगर आपने पैसे बैंक में लिए हुए हैं क्रॉस चेक के थ्रू, तो ज़ाहिर बात है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर आपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं की, कैश लिया है और आगे कैश ही दे दिया है, तो उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, उस चीज़ को पकड़ना ना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे ना हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कैश बेस्ड है, जिसमें बहुत से लोग कैश में काम करते हैं, ताकि कल को हमारा कोई पीछे एविडेंस ही कोई नहीं होगा। तो इसीलिए लॉ मेकर ने ना डिफरेंट जगहों पे ये बात कही हुई है कि जी आपने कैश में काम नहीं करना, आपने पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करनी है, आपने सेल टैक्स की पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करनी है, ताकि हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे हो। इससे बहुत सी चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो 100% बेहतरी वाली बात है ना, वो अभी तक नहीं हुई। अभी भी शायद हमारी जो एफबीआर की इन्फोर्समेंट है वो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, इन्फोर्समेंट कहते हैं उन लोगों को जो कि बेसिकली आपका कानून नाफिज करवा रहे होते हैं। तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कानून नाफिज कराना है, जिन्होंने इंश्योर करना है कि जी आपके तमाम कवानीन पूरे हो रहे हैं। तो अगर वो कवानीन पूरे हो जाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ जो ये प्रॉब्लम है ना कि हमारा सेल टैक्स का रेट 18% पे गया हुआ है, हमारा फर्दर टैक्स 4% पे गया हुआ है, ये सारे आपने रेट्स पढ़े हुए हैं। ये इतना ज़्यादा रेट होने की वजह ही यही है कि जो नए लोग हैं वो टैक्स एम्बिट में आना ही नहीं चाहते, या वो आते ही नहीं है, या उनको लाया नहीं जाता। तो चूंकि एग्जिस्टिंग चंद लोग काबू हो रहे हैं, तो वही काबू आते हैं। अब जैसे घर में फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग कमाने वाले हैं, और एक जो है उसमें से अन्नेवाह कमा रहा है और 4 बाकी नहीं कमा रहे, और घर के खर्चे अन्नेवाह चलते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जो अन्नेवाह कमा रहे हैं वही काबू आएगा ना। उसी को कहेंगे यार तुम ही पूरा करो, जो खर्चा बढ़ रहा है तुम ही पूरा करो, बाकियों पर लोड नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि बाकियों को कहा नहीं जा रहा है कि टैक्स दो। तो इसीलिए मुल्क के खर्चात तो आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि जो लोग एग्जिस्टिंग टैक्स दे रहे हैं ना वही काबू आए हुए हैं, और उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम ही टैक्स दो। तभी 17 से 18% हो गया, तभी फर्दर टैक्स 4% हो गया। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी खरीदो तो टैक्स है जी, प्रॉपर्टी खरीदो तो टैक्स है। इसकी वजह क्या है? टैक्स होता है असल में इनकम के ऊपर। तो जब आपने इनकम कमाई है तो इनकम कमाने पे टैक्स होना चाहिए ना। आपने जब उसी इनकम से गाड़ी खरीदी तो दोबारा टैक्स क्यों ले रहे हैं आप हमसे? पॉइंट है कि नहीं? आपने इनकम कमाई, उस पे आपने टैक्स पे कर दिया, और जब आप उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर दोबारा क्यों टैक्स ले रहे हैं? इस सब की वजूहात यही है कि लोग असल में टैक्स नहीं देते। लोग असल में टैक्स नहीं देते। उन्होंने कहा कि ठीक है हम मानते हैं कि तुम्हारी इनकम के ऊपर ये टैक्स है, तो तुम पहले दे दो। साल के आखिर में जब तुम अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करोगे, उसमें से ये गाड़ी वाला टैक्स और ये जो दूसरा टैक्स है प्रॉपर्टी वाला टैक्स, वो लेस कर लेना, मत पे करना, अभी पे कर दो बस। तो इस सब की वजूहात यही हैं कि शायद हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो टारगेट होगा इसका, कि हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो टैक्स को रिकवर करना है। शायद कोई ऐसी वजह होगी। तो ये बेसिकली कुछ हमारा जो टैक्स का सिस्टम है ना, उसमें ये शायद हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और शायद हमारी वजह से आ रही हैं। बिलीव मी कि शायद मुझे अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, कुछ 40-50 लाख लोग हो सकता है रिटर्न जमा कराते हो पाकिस्तान में। आबादी कितनी है? तकरीबन 24 करोड़। चलें इसमें से आप निकाल दें कोई 14 करोड़ को, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन पे रिटर्न जमा कराना नहीं होगा। ये चले, आप एक काम करें, अब 19 करोड़ लोग निकाल दें, वो 24 में से 5 करोड़ तो कमाते होंगे ना, कुछ 6 लाख से ऊपर ही कमाते होंगे ना, तो 5 करोड़ रिटर्न क्यों नहीं आती फिर? चलें 5 करोड़ मैंने एक बड़ा मुनासिब सा नंबर लिया, चलें 5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ कर लें। और 24 में से 3 करोड़ तो 6 लाख से ऊपर कमाते होंगे ना साल का, इससे नीचे तो मेरे ख्याल में फिर गलत है, फिर इतना अच्छा हमारा नहीं है। लेकिन रिटर्न 50 लाख आती है, बाकी 2.5 करोड़ क्यों नहीं जमा कराते? उसकी वजह यह है कि वो जो 2.5 करोड़ जमा नहीं कराते ना, उनका बोझ भी फिर इन पे पड़ता है जो जमा कराते हैं, जिससे मसले सारे ख़राब होते हैं। इसका तोड़ बड़ा निकालने की कोशिश की है कि जी पेमेंट करते हुए टैक्स काट लिया जाए, विद होल्डिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट स्टिल वो बेनिफिट अभी तक नहीं मिल पाया जो कि होने चाहिए थे।
बड़ा कुछ कोशिश जारी है, बड़े लोग काबू भी आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो लेवल अभी तक नहीं आया जो कि आना चाहिए था। तो बेसिकली ये हमारे टेक्स्ट के कुछ प्रैक्टिकल किस्म के इश्यूज़ भी हैं जो कि आपकी किताबों में आपको नहीं बताया जाता है। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ओपनली प्रैक्टिकल किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रैक्टिकल सवाल जो आप क्लास में आपको समझ नहीं आती थी, अक्सर आप लोग ये दिनों में ये बात आती थी कि सर ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये कानून ऐसा है, अगर ये शख्स ना बताए तो फिर क्या होगा? और उसका जवाब आपको ये दिया जाता था कि आपने कानून ये सोच के पढ़ना है कि आप एक इंतहाई सच्चे इंसान हैं, सब कुछ बताएंगे आप, ठीक है। कैश में गिफ्ट लिया है तो आपने इसको अपनी इनकम में ऐड करना है, ठीक है, लेकिन असल में कौन बताता है मैंने कैश में गिफ्ट लिया? कोई भी नहीं बताता। तो अगर इस तरह का कोई सवाल है तो आप ईजी होकर पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल है किसी का, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? सर वो जो टैक्स पेयर्स हैं जिसमें आपने बताया कि 40-50,000 जो मतलब जितने भी वो 40-50 लाख रिटर्न आ रही हैं, जी जी सर ये तो फिर बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं हो जाएगा? यानी कि एक तरफ 40-50 लाख है और एक तरफ 2-2.5 करोड़ है। अनफेयर आप कह रहे हैं कि 50 लाख रिटर्न जमा करा रहे हैं, 2-2.5 करोड़ जमा नहीं करा रहे हैं। अनफेयर किनके साथ है, 2.5 करोड़ के साथ कि 50 लाख के साथ? जी बिल्कुल, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 50 लाख के साथ ही अनफेयर चीज़ है। सर ये एक्सपोनेंशियली अनफेयर नहीं है? बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर किसी सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ खरीदते हैं ना, वो आपको चीज़ 100 के ऊपर 18% लगा के 118 रुपये की देता है, और दूसरा शख्स जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो आपको 100 रुपये की भी देता है। अब आप अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, आप किसके पास जाएंगे? आप तो 100 वाले के पास जाएंगे। तो बिजनेस किसका हर्ट हुआ? रजिस्टर्ड बंदे का। अब वो बंदा सोचता है कि यार एक तो मैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं कंप्लायंस भी कर रहा हूँ, ऊपर से घाटा भी मुझे हो रहा है। तो ये सर मसले मसाइल हैं, या तो उसको भी आप अनरजिस्टर करें या फिर उसको भी रजिस्टर्ड करें ताकि बात मुकम्मल हो। ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर मैं चले एक और भी आपको बता देता हूं। एक तो ये मसला है, दूसरा मसला जो है वो बेसिकली बिजनेस का भी है, डूइंग बिजनेस का भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी है। आपकी 18% की कीमत जो है वो चीज़ों को इतना बढ़ा देती है प्राइस को कि 100 रुपए के ऊपर तो चलो 118 लगता है ना। बिलीव मी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की चीज़ है तो 1,18,000 पे चली जाएगी। वो वहां पे देखें 18,000 का फर्क है। अब जितनी अमाउंट बढ़ती जाएगी उतना फर्क आता रहेगा। तो लोगों की बिजनेस करने की जो वो बेसिकली है वो भी ख़त्म हो रही है, इससे मसला हो रहा है उन लोगों को। और हालात जिस तरह के मुल्क के हैं आप देख लें, लोगों की परचेजिंग पावर तो नीचे आई ही है, सबको पता है। उसकी वजह से और लोग इस पर मसला हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप सेल टैक्स रेट 18 के बजाय 2-3-4% कर दें तो हम बड़े आराम से देंगे। तो अब ये चीज़ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है कि क्या अभी जो 18% पे रेवेन्यू आ रहा है क्या वो काफ़ी है? वो कम लोगों से 18 या ज़्यादा लोगों से 5% या 3%? हो सकता है कि अगर अभी 50 लाख लोग 18% दे रहे हैं तो अगर आप इस रेट को कोई 4%, 3%, 5% कर दें तो वही 2.5-3 करोड़ सारे आ जाएंगे। चलो थोड़ा सा तो टैक्स दे देते हैं, जान तो छूटेगी हमारी। हो सकता है उसका 3% इस 18% से कहीं ज़्यादा हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, PKR अमाउंट में ज़्यादा हो। तो ये देखने की अब ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, हमारा कंपैरिजन नहीं होता। हाँ, अगर आपको चीज़ अच्छी मिल रही हो ना तो आप 1 लाख 1, 2, 3 हज़ार का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं चलो यार 1 लाख की चीज़ मिल रही है वहाँ से, यहाँ से 1,04,000 की मिल रही है तो जो 4,000 ही है ना, खैर है कोई बात नहीं। लेकिन 18,000 इज़ अ बिग अमाउंट, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैक्सिमम शायद ये 5,000 की बात होगी कि 5,000 पे आप कर लेते होंगे कि चलो 5,000 तक जा सकते हैं हम। तो वही 2-3-4% का अगर क्वेश्चन मिल जाए ना तो 2-3-4% पे ये बात हो सकती है, और इससे आपका टैक्स का निज़ाम, टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है, और कोई सवाल इसके अलावा? हाँ भाई, जी जी। सर वो जो रिटेल स्टोर्स होते हैं सर बड़े, जैसे मतलब टियर 1 के अदर देन टियर 1, मतलब बड़े दुकानदार के छोटे दुकानदार? बड़े बड़े दुकानदार, टियर 1 रिटेलर्स जी। सर वहाँ पे वो जो यानी कि कोई इनको फीस जाती है ना FBR को, हाँ जी, 1 रुपया फीस जाती है इनवॉइस की। तो सर वो टेक्निकली तो उनको देनी चाहिए ना, लेकिन वो अक्सर कंज्यूमर पे उसका वो आ जाता है। नहीं सर, सब कुछ ही कंज्यूमर पे आता है यहाँ पे सब कुछ ही कंज्यूमर पे आता है। सवाल ये था कि जी जो आप इनवॉइस लेते हैं, POS इंटीग्रेटेड सिस्टम से इनवॉइस निकलती है, वो 1 रुपया आपके बिल में ऐड हो जाता है। 600 रुपये का बिल बना तो आपसे 601 रुपया लेते हैं। वो बेसिकली मेरे भाई होता यूं ही है कि हर चीज़ अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही ट्रांसफ़र होती है, तो इसीलिए वो आप पे ही ट्रांसफर हो रही है। वो दिन के कितने बिल बनाता होगा? कम से कम 1,000 बिल तो बनाता होगा, 2,000 बिल तो बना, वो ऐसे ही 2,000 अपने आपको रोज का जो है वो पड़वा ले। तो ऐसा नहीं होता, वो फिर आपसे ही, कस्टमर से ही वसूल करते हैं कि तुम्हारा बिल है ना, मत आते खरीदना, क्यों आते खरीदना। तो वो उसको एग्जेम्पशन भी तो वो पॉइंट ऑफ सेल वाली उसी को मिलनी है ना? हाँ जी, एग्जेम्पशन भी उसी को ही मिलनी है, लेकिन वो एग्जेम्पशन तो वन टाइम है ना। एग्जेम्पशन तो वन टाइम है जो उसे मिलनी है, हर दफ़ा तो नहीं मिलनी।
तो इसी वजह से जो है ना वो इधर आगे ही आप पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं जी। और इसके अलावा कोई सवाल? सर ये जो ₹1 टैक्स होता है ये पर ट्रांजैक्शन कौन सा टैक्स होता है? ये जो पर ट्रांजैक्शन ये पर ट्रांजैक्शन होता है या ये ₹1? जी सर। अच्छा, ये ₹1 ना टैक्स नहीं है। ये आप ये समझ लें कि उन्होंने जो अपना सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट किया होता है ना, उसके उनको मंथली चार्जेस पड़े होते हैं। वो उन्होंने पे करने को 20-25 हज़ार रुपये ना मंथली उन्होंने पे करना होता है शॉप वालों ने। तो वो फिर वो भी आपसे पूरा करना है उन्होंने। उसके अलावा फिर वो जो इनवॉइस निकल रही होती है बड़ी हैवी किस्म की, उसके भी पैसे आपसे पूरे करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली जो देखी जाती हैं। ये सर पर ट्रांजैक्शन ही होता है? जी जी, पर बिल होता है ये, ट्रांजैक्शन नहीं, पर बिल कहें कि जितने बिल सिस्टम से निकलेंगे ना, अब आपने 50 चीज़ें खरीदी हैं, आप 50 अलग बिल बनवा लेंगे तो हर बिल पे ₹1 अलग पड़ेगा। ठीक है, तो जितने बिल सिस्टम से निकलेंगे ना, आपने एक दफ़ा खरीदारी की, बाद में ख्याल आया हो एक और चीज़ तो रहेगी, तो जब दूसरी चीज़ का बिल बनेगा ना तो उस पर अलग ₹1 लगेगा। तो हर बिल के ऊपर यानी जितने इनवॉइस नंबर्स होंगे ना उतनी ही दफ़ा ₹1 होगा। और आपको पता है इनवॉइस नंबर सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट होता है हमेशा। ठीक है, इस पे बेसिकली इन्होंने ये भी एफबीआर ने निकाला था कि उसके ऊपर जो कोड होते हैं ना एफबीआर के, वो आपने एफबीआर को ना एसएमएस करने होते हैं, उस पर आपको प्राइस भी मिलते हैं। लकी ड्रॉ टाइप। ताकि ऐसा ना हो कि किसी बंदे ने इंटीग्रेट ना किया हो दुकानदार ने और उसने जेली इनवॉइस बनाई हो और आप जब इनवॉइस उसको भेजें तो पता लगे ये तो इंटीग्रेटेड ही नहीं है। तो जब आप इनवॉइस नंबर वहां पे भेजेंगे तो उनको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या हरकत हुई है, तो वो खुद ही निबट लेंगे उनके साथ। तो ये भी एक उन्होंने ऑफर निकाली थी जो कि आजकल होल्ड पे, आपको किसी को गिफ्ट नहीं मिल रहा जी। और के सवाल? सर पीटीए टैक्सेशन भी एफबीआर के अंदर आती है? पीटीए टैक्सेशन भी एफबीआर के अंडर आती है। मोबाइल के ऊपर टैक्सेशन बिल्कुल इनके अंडर आती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें ड्यूटीज़ होती हैं, एक टैक्सेस होती हैं। टैक्सेस इसके अंडर आती हैं और ड्यूटीज़ जो है वो कस्टम एक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, कराना है पीटीए अप्रूव? अच्छा, मैंने कहा शायद कराना है भाई ने पीटीए अप्रूव जी। और इसके अलावा कोई सवाल? सब अच्छा है, सब ओके है। चलें जी, ठीक है, चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। ये आज हमारा गालिबन पता नहीं 8वां या 9वां सेशन था, जो भी था फाइनल सेशन था हमारा। मैंने कोशिश मुकम्मल की कि जो थोड़ा बहुत ओवरव्यू है इन 7, 8, 9 सेशंस में मैं वो आपको दे दूं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हुआ होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें 100% नहीं भी बेहतर हुई तो चलें, कम से कम 10, 15, 20% भी बेहतर हो गई हो तो वो ही काफ़ी है। तो इस लेवल पे चूंकि आपने पूरा कानून नहीं पढ़ा हुआ, आप लोगों ने सेल टैक्स भी कोई अधूरा पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स भी अधूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत सी चीज़ें ना तो आपको भी समझ आएंगी और ना भी आपका वो लेवल है कि आप इंडिपेंडेंट जो है वो रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर दें। ये बात मैंने आपको पहले दिन ही कह दी थी। हाँ, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है। अब कम से कम आप किसी इंटरव्यू के टेबल पर बैठे हो तो आप दुनिया को ये कह सकते हैं कि हाँ भी मैंने पोर्टल देखा हुआ है। या अगर आपके सामने ये कोई पोर्टल ओपन करे तो आपको अजनबियत का एहसास नहीं होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी। तो बस यही आपको मकसद था मेरा कि जब आप 2-4 लोगों में बैठे हैं जो टैक्स का नॉलेज रखते हो, या आप किसी इंटरव्यू के टेबल पे जाएं जब आप आर्टिकल्स करने जा रहे हो या ढूंढ रहे हो, या वैसे किसी महफिल में बैठे हैं जहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हों, तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। दुनिया ये ना कहे कि जी सीए कर रहा है, टैक्स पढ़ रहा है, टैक्स पास भी हो गया और उसको ये नहीं पता कि वेबसाइट क्या है, फाइल कहाँ से होता है। ये भी यही समझता है कि ख़त लेके तो जाना होता है बीआर के दफ्तर और जमा करवानी होती है। ऐसे ना हो, सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ से आपको कम से कम हो, आप कम से कम थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें, इंटरव्यू में थोड़ी सी बात कर सकें। तो मेरा मकसद असल में ये था। मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि आप लोग रिटर्नें भरना शुरू कर दें, घरों के बाहर बोर्ड लगा दें यहाँ पे टैक्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी आप कर भी नहीं सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कानून पूरा नहीं पढ़ा हुआ, वो आप सीफैप में पढ़ेंगे। ठीक होगी बात? ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।